Students, next topic in our chapter is magnetic field inside a straight solenoid। तो स्टूडेंट हमें इस टॉपिक में एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सोलेनॉइड का मीनिंग होता है एक वायर को, मान लीजिए कॉपर वायर है, उसको हम इस तरीके से वाउंड करें हेलिकल फॉर्म में। हेलिकल फॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से एक कॉपर वायर को हमें क्या करना है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने हैं, इस तरीके से हमें इस तरीके से वाउंड अगर हम करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की, इसको हम क्या कहेंगे, एक सोलेनॉइड कहेंगे। और इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करते हैं। और ये जो 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न जो ये टर्न्स हैं, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लोजली होने चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक सोलेनॉइड होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर सोलेनॉइड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। ए सोलेनॉइड means an insulated copper wire wounded closely in the form of हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट ये शेप, इस शेप को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या है करना है कि एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करना है क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोलेनॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कॉपर वायर है, उसमें उसको हमने क्या किया, इस तरीके से क्लोजली ऐसे हम क्या कर रहे हैं, वाउंड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लोजली वाउंड कर रहे हैं। और स्टूडेंट मान लीजिए ये जो करंट है इस वायर में से, इस सोलेनॉइड में से इस तरीके से हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट यहाँ से गया ऐसे अंदर की तरफ, ये हमारी वायर क्या है, कुछ इस तरीके से है, यानी हम इसको अगर एक सिंगल टर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो सिंगल टर्न कुछ इस तरीके से है, ये सिंगल टर्न। और इसमें ये करंट स्टूडेंट इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इनटू द पेपर की तरफ है, और ये आउटसाइड द पेपर ऐसे बाहर आ रहा है। यानी करंट अगर हम इसको ऐसे क्या करते हैं, समझते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से करंट नीचे की तरफ इनटू द पेपर की तरफ जा रहा है, यानी पेपर, ये हमारा करंट ऐसे अंदर की तरफ है, पेपर की तरफ है, और यहाँ से करंट क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इस साइड से करंट आउटसाइड द पेपर है, इसमें इनसाइड द पेपर हमारे करंट की डायरेक्शन है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर करंट इनवर्ड है और यहाँ पर करंट आउटवर्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें सभी जो भी लूप्स हैं, यहाँ पर भी हमें करंट क्या मिलेगा, यहाँ करंट अंदर की तरफ एंटर करेगा, यहाँ पर आउटवर्ड करंट हमें मिलेगा, ऐसे करंट इस तरीके से हमें मिलेगा, ये आउटवर्ड होगा इस तरीके से सभी लूप्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डाउन ये वाले जो पॉइंट्स है, यहाँ पर जो हमें करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो इनवर्ड है। तो इनवर्ड को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है इन पॉइंट पर हमें करंट की डायरेक्शन कैसी मिल रही है, क्रॉस फील्ड मिल रही है। क्रॉस फील्ड का मीनिंग होता है इनवर्ड। यहाँ क्रॉस डायरेक्शन है किसकी, करंट की। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे स्टूडेंट, इन पॉइंट पर क्रॉस डायरेक्शन है, मैंने कहने का मतलब है इनवर्ड यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है, यानी कह सकते हैं इसको करंट कैसा है, इनवर्ड है। करंट कैसा है यहाँ पर, इनवर्ड है, या फिर क्रॉस डायरेक्शन कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ ऑब्जर्व हो रहा है, तो अगर करंट ऐसे ऊपर की तरफ हमें मिलेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
करंट की डायरेक्शन कैसी है, डॉट है। करंट की डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट, यहाँ पर डॉट है, यानी करंट हमें इस टॉप पॉइंट पर हमें मिलेगा आउटवर्ड। आउटवर्ड हमें क्या मिलता है, करंट मिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी कैसी होगी, आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन होगी। जो टॉप पर हमें जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी स्टूडेंट कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, यानी करंट हमें ऊपर से, तो ये जो टॉप पॉइंट है आउटवर्ड दिखेगा, और जो हमें डाउनवर्ड इस पॉइंट पर हमें जो करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व होगी कैसी मिलेगी, इनवर्ड हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, हमें पता है करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर के कारण भी क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो करंट हमारा इस तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ है और यहाँ पर करंट बाहर है इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे इस रिंग के अलोंग समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये रिंग है, ये एक कॉइल को हम कह सकते हैं कि ये एक हमारी क्या है, टर्न है। तो करंट ऐसे नीचे की तरफ करंट जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ, तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो हमारा थंब क्या दे देता है स्टूडेंट, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। तो यानी इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट इस डायरेक्शन में होगी, यानी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगी, इस साइड से एंटर करेगी और इस साइड से ऐसे बाहर हमें मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगी। और स्टूडेंट यहाँ पर हर लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही है, हमें सेम दिख रही है। तो इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, यानी सब यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सभी मैग्नेट जो लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट यहाँ पर हमें लार्ज मिलेगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हम लूप यूज़ करते हैं सभी के कारण यहाँ पे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, क्योंकि सभी में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, सभी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ये हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप के कारण ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहाँ पे करंट क्या था, करंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ऐसे होगी। इसके अंदर से करंट ऊपर की तरफ है तो स्टूडेंट राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना सकते हैं, यानी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगी, डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की ये। इस लूप के यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट कुछ इस तरीके से, इस लूप के यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ऐसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगी, यानी सभी लूप में हमें स्टूडेंट क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो करंट यहाँ पे आउटवर्ड है और यहाँ पे करंट इनवर्ड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट आउटवर्ड है और यहाँ पर करंट क्या था, इनवर्ड था, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे क्लॉकवाइज बना सकते हैं हर पॉइंट पर। इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द बार, ये जो हमारे पास सोलेनोइड है, इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी हम कह सकते हैं ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, इस डायरेक्शन में है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड सभी की इस तरीके से मिलेगी।
इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पर इस पॉइंट पर देखते हैं तो इसके कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, यानी सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगी। तो इसके कारण हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमें ऑब्जर्व होगी। और स्टूडेंट अगर हम बाहर की बात करते हैं, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसी दिखाई दे रही है, अपोजिट दिखाई दे रही है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या करेगी, कैंसिल करेंगी। ये यानी जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलती है, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, बहुत ही वीक मिलेगा, क्योंकि जो जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड है वहाँ तो बिल्कुल ही हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, और यानी यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला ज़ीरो, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फिर से मिलना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें बाहर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें ज़ीरो मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर से हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, ये कैंसिल हो रही है। यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड, ये भी कैंसिल हो रही है। यानी ये लूप भी आपस में जस्ट क्लोज, यानी जस्ट आउटसाइड द जो हमारा सोलेनोइड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट क्या होती है, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। लेकिन इससे थोड़ा ऊपर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेट, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेट, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम हमें ऐसे मिल रही है। तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, ऐसे कंबाइन हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर ऐसे हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से, ये अंदर तो कंबाइन हो जाएगी इस तरीके से, और बाहर ऐसे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है तो हमें ये नॉर्थ पोल ऑब्जर्व होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो ये हमें साउथ पोल ऑब्जर्व होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम अगर इसको ऐसा मान के चलें कि ये सोलेनोइड हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर ये सोलेनोइड हमारा कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर मिल रहा होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, बहुत ही वीक मिलेगा, और प्रैक्टिकली वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के लगभग होता है। यानी प्रैक्टिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं आउटसाइड द सोलेनोइड, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। कब, जब ये सोलेनोइड की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट हो। ऐसा इसलिए स्टूडेंट अगर ये बार मैग्नेट इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनफाइनाइटली चलती रहेगी और ये घूम के वापस आ नहीं पाएगी, क्योंकि हमने तो इसको इनफाइनाइट चूज़ किया है। तो अगर हम इसको इनफाइनाइट चूज़ करेंगे तो ये क्या है, बहुत मतलब ये सीधा सीधा चलती रहेगी और वापस आएंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस केस में बाहर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और स्टूडेंट अगर हम इनफाइनाइट ना भी माने, इसको एक लॉन्ग सोलेनोइड मान लेते हैं, फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड, तो भी हमें क्या मिलता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा वीक मिलेगी। आउटसाइड जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी क्या मिलेगी स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा वीक। वो इसलिए क्योंकि जब ये लॉन्ग सोलेनोइड हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूम के आएगी, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये जो बाहर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस तरीके से। बाहर मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो इतनी वीक हो जाती है कि हमें प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड कैसा मिलता है, लगभग ज़ीरो मिलता है आउटसाइड द
सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा। और इसी केस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि ये सोलेनॉइड हमारा कैसा अंदर की तरफ हमें सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देती हैं, एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल ऑब्जर्व होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, कांस्टेंट होगी या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड शेप कैसी ऑब्जर्व होती है, ये पैरेलल होती है। कैसी होती है स्टूडेंट, पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट अब हमें इस सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसमें हर कॉइल में क्या हो रहा है, इस तरीके से आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए हमने क्या किया, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड having very long length, इसको लिख सकते हैं very large length as compared to its diameter। इसके डायमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हम इसी कंडीशन पे क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये करंट आई है, ये जो आई करंट क्या है, हर टर्न में से फ्लो हो रहा है। यानी आई करंट क्या है, करंट फ्लो थ्रू ईच लूप, हर लूप में से क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और स्टूडेंट जो हमने नंबर ऑफ टर्न्स हमने बनाई है, हमने माना कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इस सोलेनॉइड में, पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और इसके अंदर हमें पता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लीजिए B क्या है, B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड द सोलेनॉइड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जो कि हमारा हमें पता है स्टूडेंट ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साथ में अगर हम बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बाहर ये, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है स्टूडेंट, 0 मिलता है, आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो स्टूडेंट एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एम्पीरियन लूप चूज़ करनी होती है। तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्पीरियन लूप इस तरीके से चूज़ कर रहा हूँ जो आधी तो लूप के अंदर है और आधी क्या है, लूप के बाहर है। ये हमारी क्या हो गई, एम्पीरियन लूप है। हमने क्या मान लिया, ये एम्पीरियन लूप है, जो कि जिसका नाम क्या है, PQRS। ओके, और इसकी जो ये लेंथ है PQ और जो RS, ये हमने L कह दी, और जो ये लेंथ है QR और PS, इसको हमने क्या कह दिया, B, जो कि इसको हमने क्या कहा है, B। यानी हमने एक PQRS कह सकते हैं, PQRS ए रेक्टेंगुलर
एम्पीरियन लूप चूज की है भाई, चूज की है, जिसमें पी क्यू और आर एस जो लेंथ है उसको हमने क्या कहा स्टूडेंट, एल कहा है। जो ये पी क्यू और जो आर एस लेंथ है वो एल है, और क्यू आर और एस पी, क्यू आर और एस पी, इसको हमने क्या कहा स्टूडेंट, बी कहा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बाई एम्पियर सर्किटल लॉ ये होता है बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन द लूप, टोटल करंट थ्रू द लूप के अंदर जितना भी करंट होता है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लूप के अंदर करंट कितना है। तो स्टूडेंट हमें पता है एक लूप में क्या है, करंट हमें मिल रहा है आई, करंट फ्लो थ्रू द लूप, ईच लूप क्या है आई। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये जो हमने एम्पीरियन लूप चूज की है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, नंबर ऑफ लूप के साथ, ये जो हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने यूज़ किए, एक टर्न में हमारी कितनी है स्टूडेंट, करंट कितना है, आई करंट है। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर करंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट, और हमारे पास एक और टर्म है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि टोटल टर्न इन एम्पीरियन लूप, इन एम्पीरियन लूप अगर देखते हैं तो वो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L, और पर टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N। तो N को यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो N इंटू L ये क्या हुआ स्टूडेंट, टोटल टर्न। और अगर हमें टोटल करंट निकालना है स्टूडेंट, टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट होगा करंट इन वन लूप, करंट इन वन टर्न कह सकते हैं, इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक लूप के अंदर करंट था I और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास N इंटू एल आया, यानी हम कह सकते हैं NLI, ये हमारा क्या है, टोटल करंट है। तो जो ये हमारे पास इक्वेशन होगी ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को मैंने कहा है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन स्टूडेंट हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, अलग सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से स्टूडेंट, हम जैसे कि ये जो हमारे पास b डॉट डी एल है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल, इसका मतलब है हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना है। यानी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, p से लेकर q तक, q से r, r से s और s से p, हम ये कंप्लीट क्या कर रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास एक जो सिंगल टर्म है b डॉट डी एल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस क्लोज इंटीग्रल को, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर ही ख़त्म होना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, p से q तक अलग इंटीग्रेशन करें, प्लस में q से r तक अलग इंटीग्रेशन करें, प्लस में r से s तक अलग इंटीग्रेशन करें, और फिर प्लस में s से p तक हम अलग इंटीग्रेशन करें, s से p तक हम क्या करें, अलग इंटीग्रेशन करें। तो अगर ऐसा करने से स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, p से q अलग किया, r से s, q से p से q अलग किया, q से r फिर अलग किया, उसको ऐड किया r से s, फिर उसको s से p, मतलब चारों इंटीग्रेशन को जोड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाता है, यही क्लोज इंटीग्रेशन बन जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, हम सोल्व
कर सकते हैं। तो जो हमारा P2 क्यू जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट B डॉट DL, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेंथ पर यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एक DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया। तो जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL हमारा होगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड पहले ही इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ B और DL में। तो हम जब इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो B डॉट DL कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है स्टूडेंट 1, तो इसको लिख सकते हैं PQB DL। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है B अंदर क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन होगा DL का। और DL का इंटीग्रेशन जब हम कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वो होगी हमारी L। तो B इंटू L, B तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। और इस DL का इंटीग्रेशन होगा P से लेकर Q तक। तो ये हमारे पास टर्म हुई। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है Q से लेकर R तक B डॉट DL, इसको इंटीग्रेट करेंगे किस तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पर Q से R मतलब Q से R ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा DL इस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, B इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री, यानी इस केस में एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। एंगल कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जब ओपन करने के बाद Q से लेकर R B DL cos 90, और cos 90 होता है हमारा 0, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। इसी तरीके से थर्ड जो हमारे पास इंटीग्रेशन है R से लेकर S B डॉट DL, ये जो है स्टूडेंट हमारे पास R से लेकर S, तो स्टूडेंट ये जो लूप है ये क्या है, आउटसाइड द सोलेनोइड है, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 होती है। B यहाँ पर क्या हुआ 0, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनोइड है हमारा ये, तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारा क्या होगा 0 होगा। और अब हमारे पास बच गई फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं S से लेकर P B डॉट DL, तो S से लेकर P स्टूडेंट ये टर्म, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो DL की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, B की डायरेक्शन हमें ऐसे दिखाई दे रही है, तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पे फिर से 90, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल जो हमारा होगा फिर से 90 डिग्री होगा। और डॉट को जब हम ओपन करेंगे B DL cos 90, cos 90 हमारा 0 होता है, मतलब ये भी इंटीग्रेशन क्या हुआ स्टूडेंट 0 हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ से हम कह सकते हैं जो ये तीन इंटीग्रेशन है ये यानी ये तीनों इंटीग्रेशन हमारे क्या हो गए 0 हुए, और सिर्फ हमें ये इंटीग्रेशन मिलेगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो हमारा क्लोज इंटीग्रल और ऑफ B डॉट DL था, ये हमारा 4 टर्म का कॉम्बिनेशन था, ये किसके इक्वल है B L के इक्वल है। ये हमारा इंटीग्रेशन देखो स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन हमारा क्या है 0 है, इसको हमने 0 लिख दिया। थर्ड और फोर्थ भी हमारा क्या आया स्टूडेंट, देखो थर्ड और फोर्थ भी हमारा क्या है 0 आया। तो इन दोनों टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 0 प्लस 0। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया B डॉट DL, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, ये आया हमारा B L। तो स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे,
और इस इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट। क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे पास जो टर्म आई है वो क्या है, ये BL है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो BL इंटू म्यू नॉट टाइम्स NLI, L से L कैंसिल, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट क्या होगी, म्यू नॉट NI। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट NI। यहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I है करंट और म्यू क्या है, परमेबिलिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड होता है, ये जो इनसाइड द सोलेनोइड हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट, N पर। N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कितनी यूज़ की है, करंट पर, जितना ज़्यादा करंट जाएगा, और यहाँ पर परमेबिलिटी वैसे तो हमने यहाँ पर वैक्यूम के लिए यूज़ किया है, लेकिन अगर हम किसी और मटेरियल में यहाँ पर रखते, मान लीजिए इसके अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि कोई आयरन के टुकड़े को हम यहाँ पर रखते, तो वहाँ पर ये जो म्यू नॉट जो होता है, म्यू की वैल्यू जो परमेबिलिटी होती है वो आयरन के लिए बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर किसी मीडियम को रखेंगे जैसे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, तो उस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की जो म्यू की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाकर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, और करंट की वैल्यू को बढ़ाकर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं।